नमस्कार। आज का वीडियो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इतनी जानकारी तो हो जाएगी कि भैया नोट्स बनाते कैसे हैं। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नोट्स तो बहुत जरूरी हैं। ये आप सभी को पता होना चाहिए। जिन बच्चों को नहीं पता वो जान लीजिए, नोट्स रामबाण है सभी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। एक बार आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, चाहे यूट्यूब से कोई चैप्टर पढ़ लिया, चाहे आपने किसी बुक से पढ़ लिया, अब वो पढ़ लिया उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। जैसे एक किताब आती है ना, घटना चक्र, जिसमें पिछले साल क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं चैप्टर वाइज दिए रहते हैं, उससे आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाती है। आपको लगता है कि भैया अगर मुझे अभी एग्जाम में बैठा दिया जाए तो मैं बहुत अच्छा स्कोर कर दूंगा। ये सच बात है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब एक चैप्टर के बाद बाकी दूसरे चैप्टर आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको वो धुंधला होने लग जाता है। अगर आप उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिए हैं, प्रैक्टिस कर लिए हैं, तो आप कहीं जाइए मत, पहले नोट्स बना लीजिए या नोट्स आप ले लीजिए एग्जाम टाइम पर रिवीजन करने के लिए। अगर नोट्स आपने बना लिया या आपके पास नोट्स हैं तो अभी भले आपको 3 घंटे का समय लगेगा पढ़ने में पहली बार, लेकिन बाद में आपको 3 मिनट के अंदर वो रिवाइज हो जाएगा। 5-6 बार रिवाइज जैसे करेंगे ना जल्दी जल्दी सोते समय, वो आपके दिमाग में हमेशा बना रहेगा। एग्जाम टाइम पर अच्छा स्कोर कर देंगे। यही है आप में और नॉर्मल बच्चों में और टॉपर्स में, यही डिफरेंस है। रिवीजन नहीं करके जाते हैं। एक बार पढ़ेंगे तो लगेगा सब कुछ आ गया, लेकिन बाद में भूल भी तो जाते हैं। ये तो मनुष्य का ही एक गुण है, भूलना। ठीक है, तो आप अच्छे से बच्चों नोट्स भी जरूर बनाइएगा। ये बेहतरीन नोट्स हमने ऑलरेडी आपके लिए श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर प्रोवाइड कर दिए हैं। एक नहीं, कंप्लीट जीएस के क्लास नोट्स इतनी बेहतरीन तरीके से पूरी किताबों का निचोड़ है और बहुत सिंपल तरीके से सब प्रेजेंट किया गया है। फ्री के भाव मिल रही है आपको, हालांकि पेड है, लेकिन मात्र 500 में आपको कंप्लीट जीएस के क्लास नोट्स मिल जाएंगे। कहाँ पे मिलेंगे? श्री एजुकेशन एप्लीकेशन हमारी, SHRI स्पेस डालकर एजुकेशन, EDUCATION, यहाँ से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके स्टोर सेक्शन में पा सकते हैं कंप्लीट जीएस, या 7888774245 हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर भी कांटेक्ट करके पा सकते हैं। तो चलिए, हम कोर्स आपको पढ़ा रहे थे इंडियन नेशनल मूवमेंट का, उसका अगला पार्ट है। इससे पहले आपने मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ लिया और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा 1907 में कांग्रेस का विभाजन होने वाला है। एक ऐसा अधिवेशन सूरत में होने वाला है, जैसे हर साल अधिवेशन होते थे ना, इस बार ऐसा अधिवेशन होगा कि जूते चप्पल चल जाएंगे नरम दल और गरम दल के नेताओं के बीच में। एक बहुत सम्मानित नेता थे नरम दल के, फिरोज शाह मेहता। भीड़ में इतनी भीड़ चल रही थी कि उनको आके जूता सिर पे लग गया। एनी बेसेंट ने इस दिन को काला दिवस मना बताया था। ठीक है, चलिए, कांग्रेस का विभाजन होगा सूरत अधिवेशन में। कांग्रेस का विभाजन क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। पहले आप नरम दल की और गरम दल के नेताओं की विचारधारा में क्या अंतर था वो समझ लीजिए। आपने दोनों चरण पढ़ लिए हैं तो आपको ऑलरेडी एहसास होगा, कुछ नया नहीं बताने वाला हूं, लेकिन फिर भी क्या विचारधारा थी वो देखिए। जो नरमपंथी थे, आप जानते हैं कि इनकी ब्रिटिश न्यायप्रियता में बहुत ज्यादा विश्वास था। चिट्ठियां लिखकर, पत्र के माध्यम से अपनी डिमांड को मांगा करते थे। इनको ये विश्वास था कि अंग्रेज हमारी डिमांड को पूरा कर देंगे, बस अंग्रेजों को हमारी प्रॉब्लम का नहीं पता। अगर कोई उनके कान में हमारी प्रॉब्लम बता दे तो वो दौड़े चले आएंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। ऐसा इनका डिमांड था। जबकि दूसरी तरफ गरमपंथी नेता लाल बाल और पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, इन सबको ब्रिटिश की जो हुकूमत थी इस पर कोई विश्वास नहीं था। इनकी न्यायप्रियता पर कोई विश्वास नहीं था। इनको पता था कि भैया जो भी हमें मिलेगा वो हम लड़के लेंगे, हक से अपना छीन कर लेंगे तभी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। हमें हड़तालें करनी जरूरी हैं, हमें चक्का जाम करना जरूरी है, विरोध प्रदर्शन करना जरूरी है। प्यार से कुछ नहीं होगा, प्यार से थप्पड़ ही मिलेगा, इनका ये मानना था। अब नरम दल के नेता जो है ना, वो केवल संवैधानिक दायरे में रहकर ही सब काम करना चाह रहे थे। वो चाहते थे कि जो भी डिमांड पूरी हो वो कानून के दायरे में रहकर हम डिमांड करें।
ऐसा ना हो कि अगर एक बार डिमांड हमने कर दी है, एक बार डिमांड कर दी, अगर पूरा ना हुई तो हम कुछ दूसरा कदम उठाए, नहीं, फिर ये डिमांड करते थे, वो भी प्यार से, याचिका के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से। लेकिन दूसरी तरफ ये असंवैधानिक तरीके अपनाने के लिए तैयार थे गरम दल के नेता। पहली बार डिमांड करते थे, अगर नहीं पूरी होती थी तो अगली बार डिमांड नहीं करते थे, हड़ताल कर देते थे, चक्का जाम कर देते थे, बहिष्कार, विरोध, ये सब तरीके अपनाते थे गरम दल के नेता। नरम दल के नेताओं का वेस्टर्न एजुकेशन पर पूरा विश्वास था, उनको वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट करते थे। जो पश्चिमी सभ्यता की, जो पश्चिम देश की जो एजुकेशन सिस्टम है अंग्रेजी, उसको सपोर्ट करते थे, जबकि वेस्टर्न एजुकेशन को आलोचक थे गरम दल के नेता। इनको ये मानना था कि इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम है उसको स्थापित किया जाए। स्वशासन की मांग करते थे नरम दल के नेता, जबकि पूर्ण स्वराज की डिमांड रखते थे गरम दल के नेता। स्वशासन और पूर्ण स्वराज क्या है ये समझिए, नाम से तो आपको एक ही लग रहा होगा, लेकिन जो स्वशासन की डिमांड कर रहे थे नरम दल के नेता, उनका ये पर्पस था कि भैया हमें डोमिनियन स्टेटस मिल जाए। डोमिनियन स्टेटस मतलब अधिराज्य, हमें इंडिया में शासन करने का अधिकार मिल जाए, भले ही पूरा इंडिया अंग्रेजों के ही अधीन, ब्रिटिश पार्लियामेंट के ही अधीन हो इंडिया भले ही, लेकिन हमें यहाँ पर शासन करने के लिए अधिकार मिल जाए। मतलब जो भी बड़े बड़े अधिकारी हैं वो इंडिया के हों, भले ही उनको कंट्रोल ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा किया जाए। डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रहे थे। जैसे आयरलैंड को 1920 आते आते डोमिनियन स्टेटस मिल गया था, आयरलैंड भी अंग्रेजों के ही कब्जे में था ना। जबकि ये कहते थे कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, पूरी तरीके स्वतंत्रता चाहिए भैया, कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं, पूरी तरीके स्वतंत्रता हमको, ये देश हमारा है, हम इस पर रूल करेंगे, ठीक है, पूरी तरीके स्वतंत्र हम हो। साधारण जनता को अपने साथ जोड़ना नहीं चाहते थे नरम दल के नेता। उनका मान्यता था कि साधारण जो जनता है, आम जनता है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, तो हमारे साथ अगर जुड़ेगी तो उग्र भी हो सकती है, तो हमारा जो काम करने का तरीका है उसके विरोध हो जाएगा। इसी कारण से आम जनता को अपने साथ जोड़ना नहीं चाहते थे, जबकि साधारण जनता को अपने साथ जोड़ना चाहते थे गरम दल के नेता। इनको पता था कि भैया जो त्याग, जो बलिदान आम जनता दे सकती है ना, वो कोई नहीं दे सकता। इसलिए उनमें राष्ट्रवाद की भावना को उजागर करने की कोशिश करते थे गरम दल के नेता। जैसे बात करें बाल गंगाधर तिलक की, वो क्यों मनाते थे, जो उत्सव मनाते थे, शिवाजी उत्सव, गणेश उत्सव क्यों मनाते थे बताइए? लोगों को जागरूक, उनमें देश प्रेम जगाने के लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे भैया, अभी तो आपने क्या पढ़ा, अभी तो आपने ये कारण पढ़ लिया, क्या कारण था नरम दल और अभी तो आपने पढ़ा नरम दल और गरम दल की विचारधारा में क्या अंतर था। अब आप पढ़ेंगे क्या कारण था 1907 में ऐसी सिचुएशन आ गई कि विभाजन होना पड़ा। ये बात 1907 में ही नहीं हुई है, 1905 से ही कुछ ना कुछ दोनों के बीच में मनमुटाव होना शुरू हो गया था। तो वो जो अधिवेशन 1905 में हुआ था, 1906 में अधिवेशन हुआ था, वो दोनों समझना जरूरी है, तब जाकर आपको 1907 की कहानी समझ में आएगी। चलिए देखिए, रीजन में सबसे पहले देखिए 1905 में आपको पता है कि कांग्रेस का बनारस में अधिवेशन हुआ। अब दिसंबर के महीने में अधिवेशन होता था, आपको पता है कि भैया दिसंबर महीने से पहले ही जो बंग भंग आंदोलन है वो शुरू हो चुका था, या स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया था जो बंगाल विभाजन के विरोध में। तो उस स्वदेशी या बहिष्कार आंदोलन को इसी बनारस अधिवेशन में मान्यता मिल गई, प्रस्ताव जो है वो पारित हो गया कांग्रेस के अधिवेशन में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले, जो राजनीतिक गुरु थे, गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे, उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की जा रही थी। लेकिन भले ही कांग्रेस ने बंग भंग आंदोलन को सपोर्ट कर दिया था, लेकिन उनमें भी दो मत थे। जो नरम दल के नेता थे वो कह रहे थे कि भैया संवैधानिक तरीके से आंदोलन करना चाहिए और केवल बंगाल वाले इलाके में आंदोलन करना चाहिए। बहिष्कार अगर हम कर रहे हैं तो केवल
यूरोपीय वस्तुओं का बहिष्कार होना चाहिए, वस्तुओं का बहिष्कार होना चाहिए। जबकि गरम दल के नेता क्या कह रहे थे, भैया ये आंदोलन केवल बंगाल में नहीं, इसको पूरे इंडिया में हमें फैलाना है। और बहिष्कार के नाम पर केवल यूरोपीय वस्तुओं का बहिष्कार नहीं करना, पूरे सिस्टम का बहिष्कार कर देना, उनकी नौकरियों का भी बहिष्कार करना है, उनके स्कूल कॉलेज जो भी संस्थाएं हैं सरकारी, सबका बहिष्कार करना है। मतलब कहने का भाव यह है कि पूरी तरीके से बहिष्कार करना है, गरम दल के नेता ये कह रहे थे। इसके अलावा मैं आपको क्या बताऊं, इस अधिवेशन में एक और काम कर दिया गया नरम दल के नेताओं के द्वारा, जिससे गरम दल के नेता और भड़क गए। मैं आपको बताऊं, 1905 नवंबर 1905 में प्रिंस ऑफ वेल्स के राजा, जो ब्रिटेन के बारे में आप पढ़ेंगे, यूनाइटेड किंगडम के बारे में, तो एक जगह है वेल्स, वहां के राजा थे ये वेल्स के, उनके स्वागत का भी प्रस्ताव पारित कर दिया गया था कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस क्या करती थी, जो भी बड़े बड़े जो राजा महाराजा इंग्लैंड से आ रहे हैं ना, उनका स्वागत करती थी। भले वो राजा महाराजा ये जानते हो या ना जानते हो, अपने ही सिस्टम उन्होंने बना रखा था कि स्वागत प्रस्ताव पारित करती थी। भले ही कांग्रेस में अपने ही लोग हैं, लेकिन फिर भी उनका नियम था। ऐसे ही प्रिंस ऑफ वेल्स के जो राजा जॉर्ज पंचम थे, आगे चलकर ब्रिटेन के राजा बनेंगे, ब्रिटेन के राजकुमार बन जाएंगे। तो जॉर्ज पंचम ये आए थे, इनका स्वागत किया गया था किसके द्वारा, स्वागत प्रस्ताव पारित किया गया था कांग्रेस के द्वारा। इससे भी गरम दल के नेता खफा हो गए थे, गरमपंथी नाराज हो गए थे। ठीक है, अब उसके बाद 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। अब इसमें अध्यक्ष बन गए दादा भाई नौरोजी। यहां पर क्या प्रॉब्लम थी, यहां पर पूरा निर्णय हो चुका था कि भैया 1906 में अब नरम दल वाले सोच रहे कि हमारा अध्यक्ष बनेगा, और गरम दल वाले सोच रहे हमारा अध्यक्ष बनेगा। नरम दल वाले सोच रहे हैं कि रास बिहारी घोष जी अध्यक्ष बन जाएंगे, जबकि गरम दल वाले सोच रहे हैं कि नहीं नहीं, तिलक जी या लाला लाजपत राय जी अध्यक्ष बन जाएंगे। लेकिन बन गए दादा भाई नौरोजी। ये ऐसी शख्सियत थे कि इनको कोई मना कर ही नहीं सकता था, बहुत बेहतरीन शख्सियत थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो हाउस ऑफ कॉमन है, जैसे हमारे लोकसभा है, वहां पर भी लोअर सदन को हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं। हाउस ऑफ कॉमन के पहले इंडियन सदस्य कौन थे, यही दादा भाई नौरोजी थे। ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको बोला जाता है। 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये 1906 में, इससे पहले 1893 में लाहौर में अधिवेशन हुआ था, और 1886 में जो दूसरा अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, तब इन्होंने अध्यक्षता की थी। ठीक है, ठीक है। अब इस अधिवेशन में जो गरम दल के नेता थे, उनके दबाव के कारण पहली बार स्वराज का लक्ष्य रखा गया कांग्रेस के द्वारा। तो कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज का जो शब्द का प्रयोग किया गया, इसी अधिवेशन में किया गया, महत्वपूर्ण है। और यही डिसाइड कर दिया गया था कि अगला अधिवेशन जो है वो नागपुर में करवाया जाएगा। तो अब ये नागपुर में होगा, पूरा प्लानिंग बन गया कि तिलक जी इसके अध्यक्ष बन जाएंगे। लेकिन ऐन मौके पर फिरोज शाह मेहता, जो नरम दल के नेता थे, नरम दल के बहुत बड़े नेता थे, इन्होंने इसको सूरत कर दिया। अब ये ट्रेंड चलता आ रहा था कि जिस जगह पर अधिवेशन हो रहा है, उस जगह का जो व्यक्ति रहने वाला है ना, वो अध्यक्षता नहीं करेगा। तो इस कारण से कायदे से देखा जाए, कांग्रेस के नियम के अनुसार सूरत में अधिवेशन हो रहा है, तो सूरत में अगर अधिवेशन हो रहा है तो बाल गंगाधर तिलक वहीं के रहने वाले हैं, तो ये अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं कर पाएंगे। तो फिर अध्यक्षता कौन करने लग गए, सूरत अधिवेशन की जो अध्यक्षता है रास बिहारी घोष करने लग गए। तो यहाँ से बिल्कुल खफा हो गए गरम दल के नेता। अब उन्होंने ठान लिया कि हंगामा हो ही जाएगा। अब जब मीटिंग हो रही थी, कुछ भी दोनों में, नरम दल और गरम दल में जो है वाद विवाद हुआ, तो इतनी लड़ाई हो गई कि जूता चप्पल चलने लग गया। जो वहाँ पर न्यूज़ रिपोर्टर बैठे हुए थे, उन्होंने अपनी अखबारों में छापा हुआ है कि एक जूता जो है ना, बड़े नेता फिरोज शाह मेहता को लग गया था। ये पता नहीं कि डेलिबरेटली मारा गया था, जानबूझकर, या अचानक लग गया था।
नरमपंथी और गर्मपंथी अपनी अपनी विचारधारा को लेकर यहाँ भिड़ गए और एनी बेसेंट ने इस घटना को काला दिन कहा था, कांग्रेस के इतिहास का काला दिन कहा। और यहाँ पर कांग्रेस का विभाजन हो गया नरम दल गरम दल। अब आपको पता लग गया होगा कि गरम दल नरम दल का विभाजन क्यों हुआ। अब ये बात मैं बता रहा हूँ 1906 की कहानी बता रहा हूँ, 1907 की। तो 1907 के बाद क्या सिचुएशन इंडिया में हो गई, एक तरफ नरम दल है, एक तरफ गरम दल है, और तीसरी तरफ आपका मुस्लिम लीग भी गठित हो गया 1906 में। तो अब अंग्रेजों ने यहां चाल चली, नरम दल और मुस्लिम लीग इनको अपने पक्ष में कर लिया और गरम दल जो उनकी रास्ते का रोड़ा थे इनका दमन करना शुरू कर दिया। जैसे 1907 से 1911 के बीच में ब्रिटिश सरकार ने अनेक कानून लेकर आए, राजद्रोही सभा अधिनियम 1907, भारतीय समाचार पत्र 1908, फौजदारी कानून 1908, भारतीय प्रेस अधिनियम 1910। और इसके अलावा तिलक जी को 1908 में 6 साल के लिए सजा दे दी गई, 6 साल के लिए जेल डाल दिया गया। बर्मा के अंदर एक जेल है मांडले, वहां पर सजा हो गई इनको 6 साल के लिए। वहीं पर तो इन्होंने गीता रहस्य नाम से एक पुस्तक भी लिखी है, ठीक है, याद रखिएगा। और विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, इन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया, ये भी बड़े लीडर थे मुस्लिम लीग गरम दल के, तो इन्होंने संन्यास ले लिया। लाला लाजपत राय जी अमेरिका चले गए और 1908 आते आते स्वदेशी आंदोलन जो है वो समाप्त हो गया एक तरीके से। इसके अलावा सरकार ने मुस्लिम लीग और नरमपंथियों के साथ प्यार से सहयोगात्मक तरीका अपनाया और उनको बोला गया 1909 का कानून आने दीजिए, सारी इच्छाएं आपकी पूरी कर दी जाएंगी। तो 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में आपने देखा किस तरीके से मुसलमानों की जो बहुत बड़ी मांग थी सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम, वो मान ली गई थी। तो वो 1909 के एक्ट में हम पढ़ेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो पर बच्चों तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। क्लास नोट्स श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर हैं, ले लीजिएगा, बेहतरीन क्लास नोट्स हैं बच्चों, इतने इंपॉर्टेंट क्लास नोट्स हैं, एक बार आप पढ़ के देखेंगे कम समय में आप बाकी अन्य बच्चों से आगे हो जाएंगे, ठीक है, इस कंपटीशन के दौर पर। तो हम आपसे मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार।